मीडिया पटेल प्रहलाद बे। आज इस बुलेटिन में बात होगी पहलगाम हमले को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक की, पीएम मोदी के बिहार दौरे पर उठते सवालों की। देखेंगे क्यों शिवसेना ने गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की कही बात, क्यों नीतीश ने पीएम मोदी को ललन सिंह से किया सावधान। जानेंगे बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे स्टालिन के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से मिले अल्टीमेटम को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोधरा मामले में 6 से 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, दोषियों को सख्त सजा की मांग। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। कर्नाटक में बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप। पश्चिम बंगाल में चौथे दिन भी शिक्षकों का धरना जारी। हाईकोर्ट में पेशी के चलते 40 घंटे बाद कार्यालय से बाहर निकले एसएससी अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार। बेदाग शिक्षकों को फिर से बहाल करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 315 अंकों की गिरावट के साथ 79,801 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 82 अंकों की गिरावट के साथ 24,246 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहलगाम हमले के बाद से ही पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दिखाई दे रही है। आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की डिमांड हो रही है। दिन भर इसे लेकर हलचल मची रही और शाम को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें पहलगाम हमले की सख्त निंदा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले को लेकर भारत सख्त एक्शन में दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले हुए, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने को कहा गया। सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा गया। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया और पाकिस्तान से आने वालों के वीजा रोक दिए गए। पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया। हर तरह से व्यापार पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारतीय कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के अंदर डर भी दिखाई दे रहा है। इस बीच मोदी सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों को जानकारी दी। वैसे विपक्ष की तरफ से डिमांड की गई थी कि पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन पीएम बिहार दौरे पर चले गए और उनकी जगह रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी दलों ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका समर्थन किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें अब तक के हालात की रिपोर्ट दी। इस बीच ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि भारत कोई सख्त कदम उठा सकता है और इसी के चलते दुनिया भर के देशों को पहलगाम मामले की जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय में राजदूतों के साथ बैठक हुई। इसमें जर्मनी, जापान, पोलैंड, ब्रिटेन और रूस सहित 1 दर्जन से ज्यादा देशों के राजदूत शामिल हुए। इस बीच रूसी मीडिया रसिया टुडे ने मौजूदा हालात को देखते हुए दावा किया है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इसे लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल भी दिखाई दे रहा है। एलओसी के पास पाकिस्तान के फाइटर जेट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ही कई लोग अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में शोक के साथ ही चिंता की भी लहर देखी जा रही है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन बिहार के मधुबनी दौरे पर उन्होंने किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। वो मधुबनी पहुंचे और पहलगाम पर बात भी की, लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे पर विपक्ष ने तीखे सवाल किए हैं। तो क्यों बिहार दौरे को लेकर घिर गए पीएम मोदी, देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद से बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में कहा कि हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलेगी। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब विपक्ष के नेताओं ने अपने दौरे रद्द कर दिए, वक्फ बिल के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया, तो पीएम मोदी ने अपना दौरा रद्द क्यों नहीं किया? विपक्ष ने मधुबनी के पीएम मोदी के दौरे पर तीखा हमला किया है। आरजेडी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अभी देश शोक में है, लेकिन पीएम मोदी बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच गए। मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर पीएम की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव है, जेडीयू की प्राथमिकता प्रधानमंत्री। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक इंतजार कर सकती है।
विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के गायब रहने पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि देश की सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठक में पीएम मोदी का शामिल होना जरूरी था, लेकिन वो प्रचार में जुटे हुए हैं। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ही नहीं, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट की पत्रिका सामना में इस घटना के लिए पूरी तरह से मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। शिवसेना ने ये तक कह दिया कि इनका पद पर रहना देश के लिए धोखा है। तो क्यों पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार पर भड़की शिवसेना, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने इस हमले को पुलवामा के बाद सबसे दर्दनाक और भयानक बताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये पूरी तरह से सुरक्षा चूक का मामला है। पार्टी सांसद संजय राउत के बयान का हवाला देते हुए शिवसेना उद्धव गुट की पत्रिका सामना में छपे एक लेख में कहा गया कि इस घटना के लिए पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। ये देश के सबसे असफल और पनौती मंत्री हैं। इनके रहते देश की जनता की सुरक्षा राम भरोसे ही है। ऐसे व्यक्ति का देश के गृह मंत्री पद पर रहना देश के लिए धोखा है। संजय राउत ने आगे कहा कि सरकार में बैठे शाह जैसे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे बस सरकार बनाने और गिराने का खेल चलता है। विपक्ष के किस नेता को जेल में डाला जाए तो किसे खत्म करना है, किसको खरीदना है, 365 दिन इनके दिमाग में यही चलता है। इनके दिमाग में नफरत और धर्म की राजनीति चल रही है। उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा की कमी के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पिछले कई सालों से आर्मी में 2 लाख पद खाली हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयानों पर भी निशाना साधा। राउत ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि आतंकियों को करारा जवाब देंगे। मैं पूछता हूँ, क्या करेंगे? झूठा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? आगे बिहार का चुनाव है, उसका फायदा उठाएंगे? उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि अगर कुछ करना है तो अमित शाह का इस्तीफा मांगो। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, न करने वाले हैं। इस घटना ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, ये देखने वाली बात होगी। पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार, खासकर गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, तो चेतावनी नीतीश कुमार ने भी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ वक्त से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी के सामने उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से दावा किया जा रहा है कि नीतीश ने पीएम मोदी को इशारों में ललन सिंह से सतर्क रहने को कह दिया है। तो आखिर क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे, क्यों अचानक नीतीश ने दिया ऐसा बयान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ललन सिंह और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। जेडीयू के अंदर भी ललन सिंह का लगातार विरोध हो रहा है और इन सब के बीच जब पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में पहुंचे तो कार्यक्रम के दौरान मंच से सामने आई एक तस्वीर ने चर्चा को गर्मा दिया। दरअसल इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में लगी सीएम नीतीश की कुर्सी पर बैठे हैं। खास बात ये है कि जब नीतीश कुमार सभा को संबोधित कर रहे थे तो ललन सिंह उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इस तस्वीर ने चर्चा को गर्मा दिया, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बयान की हो रही है। दरअसल जब ललन सिंह और मोदी एक दूसरे से बात कर रहे थे, उसी समय नीतीश कुमार ने ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे अब मोदी के लिए नीतीश की तरफ से चेतावनी माना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके कारण एनडीए से निकले थे। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला और यही बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे और ये तो साथी थे और खूब पढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक तरह से काम हुआ। और अब नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी आलाकमान को सतर्क कर रहे हैं। इशारों में उन्होंने बता दिया कि हमें कमजोर करने के लिए आप जिन लोगों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, जिनका सहारा ले रहे हैं, इनकी ही वजह से पहले बिहार एनडीए टूटा था। नीतीश की बात सुनकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और अब नीतीश के इस बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक ये बयान क्यों दिया। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस बयान ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, तो चर्चा महागठबंधन की बैठक की भी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है।
इसी कड़ी में पटना में महागठबंधन की दूसरी बैठक हुई। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए एनडीए को कड़ी चुनौती देने का संकल्प लिया। तो और क्या कुछ हुआ महागठबंधन की इस बैठक में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए जहां लंबे समय से कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एक्टिव रहने की कोशिश में है, वहीं महागठबंधन भी अब समन्वय और रणनीति बनाने में जुट गया है। महागठबंधन की दूसरी अहम बैठक पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के नेता शामिल हुए। बैठक शुरू होने से पहले पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद महागठबंधन ने आगामी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग और प्रचार रणनीति पर गहन चर्चा की। जानकारी के मुताबिक जहां जिस पार्टी का नेता मजबूत होगा, वहां उसे टिकट देने पर सहमति बनती दिख रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। बैठक में एक बात पुख्ता हो गई है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। महागठबंधन की यह एकजुटता एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी का संकेत है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और जनता तक अपनी बात पहुंचाने पर जोर दिया। आने वाले दिनों में महागठबंधन की रणनीति और स्पष्ट होगी, जिसका असर बिहार की सियासत पर देखने को मिलेगा। महागठबंधन ने एनडीए को मात देने के लिए कमर कस ली है, तो चुनौती सीबीआई को भी मिल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को अनवांटेड गेस्ट करार दिया है। 2018 में राज्य ने सीबीआई की जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी और अब कोर्ट में भी राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि सीबीआई को बंगाल में जांच का अधिकार नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को अपने राज्य में अनवांटेड गेस्ट बताते हुए कड़ा रुख अपनाया है। मामला 2018 में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने से जुड़ा है, जिसके बाद राज्य ने सीबीआई को जांच या छापेमारी की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट अवैध कोयला व्यापार से संबंधित एक मामले में 9 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आसनसोल रानीगंज क्षेत्र में कोयले की खरीद बिक्री से जुड़ी कंपनी के निदेशक अनूप मजीद समेत कई आरोपी शामिल हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने सुनवाई में ममता बनर्जी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सीबीआई को बंगाल में जांच का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इस मामले में निजी व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सीबीआई की अनाधिकृत मौजूदगी पर आपत्ति जता रही है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने दावा किया कि ये मामला रेलवे से जुड़ा है, इसलिए ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं पीठ ने सुनवाई को 7 मई तक टाल दिया, क्योंकि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं थे। कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दायर एक अन्य मुकदमे पर भी सवाल उठाए, जिसमें सीबीआई की कार्रवाइयों को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुकदमे को सुनवाई योग्य माना था, ये कहते हुए कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। अब इस मामले में 7 मई को क्या सुनवाई होती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे स्टालिन के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से मिले अल्टीमेटम को। सांसदों मंत्रियों पर अक्सर ही अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं। आम लोगों को इसके चलते कई बार बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें अब मंत्री पद और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में से एक को चुनना होगा। तो स्टालिन के मंत्री पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सत्ता के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफी सख्त दिखाई दे रहा है। बीते कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो सत्ता पक्ष को असहज करने वाले रहे हैं और इसी कड़ी में अब एक बार फिर सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जोरदार फटकार लगाई। दरअसल सेंथिल बालाजी पर कैश फॉर जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है, जिसके खिलाफ ईडी ने फिर अपील की है। ईडी का कहना है कि सेंथिल बालाजी मंत्री पद का इस्तेमाल गवाहों को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि सेंथिल बालाजी ने दावा किया कि मंत्री बनने से जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है और ईडी की आपत्ति केवल राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि 15 महीने की जेल के बाद मिली जमानत को अब चुनौती देना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह साफ किया कि सेंथिल बालाजी को जमानत केस के मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर मिली है। कोर्ट ने कहा कि सेंथिल बालाजी ने पूर्व में गवाहों को प्रभावित करने के लिए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था और अब जमानत मिलने के 2 दिन बाद उनका मंत्री बन जाना न्याय की प्रक्रिया का मजाक है। आप कानून की प्रक्रिया से खेल रहे हैं। आपने अनुच्छेद 21 का दुरुपयोग किया है।
कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें अब मंत्री पद और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में से एक को चुनना होगा। साथ ही ये टिप्पणी भी की कि जमानत देने का फैसला एक गलती थी, क्योंकि तब वो मंत्री नहीं थे।